In this video, we will cover the complete chapter Mobility and Immobility of Nursing Foundation. So let's first start with what is mobility. So mobility is defined as the ability of human body and its part to move freely, rhythmically and purposefully in the environment. वैसे तो ये डेफिनेशन है एज इट इज याद करनी है, पर एक बार समझ लेते हैं मोबिलिटी क्या है. एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी और उसके पार्ट्स कि वो प्रॉपरली एंड फ्रीली मूव कर सकें so that they can move freely, rhythmically and purposefully in the environment. Mobility मतलब ability of human body and its part to move freely, rhythmically and purposefully in the environment. नेक्स्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल मूवमेंट. एलिमेंट्स मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती है कि मूवमेंट नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल. तो इसका निमोनिक है BJPC. बी से बैलेंस, जे से जॉइंट मोबिलिटी, पी से पोस्चर एंड सी से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स. तो दीज आर द एलिमेंट्स जिनसे हमारी मूवमेंट नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल, ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. बैलेंस कैसे, तो एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले बॉडी अलाइनमेंट और पोस्चर. तो है क्या बॉडी अलाइनमेंट? इट रेफर्स टू द ऑप्टिमल अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स in relation to one another, maintaining balance, posture and effective functioning, and it determines the amount of strain over muscles, effective functioning and distribution of weight. अगर हमारे जो सभी बॉडी पार्ट्स हैं अगर वो प्रॉपरली अलाइंड होंगे, अलाइंड मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड होंगे इन रिलेशन टू वन अनदर, तो उससे हमारा पोस्चर क्या होगा? अच्छा होगा, जिसके कारण हमारी मसल्स पर स्ट्रेन कम पड़ेगी, इफेक्टिव फंक्शनिंग होगी एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट होगा सभी मसल्स पर. ठीक है, दिस इज बॉडी अलाइनमेंट या पोस्चर. तो पहला हमने एलिमेंट कौन सा पढ़ा? पोस्चर, कि एक प्रॉपर पोस्चर कैसे नॉर्मल मूवमेंट के लिए इसेंशियल है. उसके बाद है सेकंड जॉइंट मोबिलिटी. जॉइंट मोबिलिटी आल्सो नोन एज रेंज ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल फॉर द जॉइंट एंड इट इज डिटर्मिन्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, डेवलपमेंटल फैक्टर, डिसीज कंडीशन एंड फिजिकल एक्टिविटी. तो दूसरा जो, अगर अभी खुद ही देखो, अगर सभी के सभी जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली मूव कर पा रहे हैं तो इट विल लीड टू नॉर्मल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, राइट. अगर किसी को अर्थराइटिस है या गाउटी अर्थराइटिस है तो उस केस में पर्सन के जॉइंट्स, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू मूव द जॉइंट्स, लीडिंग टू एबनॉर्मल और डिफिकल्टी इन मूविंग द जॉइंट्स. तो इसलिए सेकेंड एलिमेंट हमारा जॉइंट मोबिलिटी है जो इसेंशियल है फॉर द नॉर्मल बॉडी मूवमेंट. थर्ड इज कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू वर्क टुगेदर. इस चीज़ पर स्ट्रेस डाल रही हूँ, वर्क टुगेदर पर, कि जब कोऑर्डिनेटेड, राइट, कोऑर्डिनेशन, कि सभी मसल्स प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके एक पर्पसफुल मूवमेंट जनरेट करें. इट इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के बाद क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेन होंगी, स्टिफनेस रिड्यूस हो जाएगी, मसल मूवमेंट ईजी होगी, जिसके कारण सभी की सभी मसल्स प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एबडक्शन करना है तो मेरी जो शोल्डर मसल्स और मेरी फोर आर्म की मसल्स वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगी ना, ओनली देन आई वुड बी एबल टू परफॉर्म ROM ऑफ एबडक्शन, राइट. अब है फोर्थ एलिमेंट विच इज बैलेंस. Balance is the ability to maintain the body's center of gravity over its base of support, whether the body is stationary, also known as static balance, और moving dynamic balance. Balance जो हम सिंपल बोलते हैं, बैलेंस क्या होता है? जब हमारी बॉडी प्रॉपरली अपने आप को एक प्रॉपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन कर सके, और अगर चाहे हम चल रहे हैं तो भी एक बैलेंस्ड मूवमेंट शो करें, अगर हम बैठे हैं तो भी बैलेंस्ड पोजीशन ही हो ताकि हम इधर उधर गिरे ना. तो बैलेंस इज द फोर्थ एलिमेंट फॉर नॉर्मल बॉडी मूवमेंट. यहाँ पर हमने सभी जो एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल मूवमेंट कर लिया. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स. जितने भी प्रिंसिपल है, देयर आर 10 प्रिंसिपल, सभी ट्रिक्स के साथ एक एक याद हो जाएगा. सबसे पहले बॉडी मैकेनिक्स है क्या? अगर प्रिंसिपल्स पूछेंगे तो बॉडी मैकेनिक्स सबसे पहले डिफाइन करना है. बॉडी मैकेनिक्स रेफर्स टू द यूज ऑफ प्रॉपर पोस्चर, अलाइनमेंट एंड मूवमेंट्स टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड सेफली वाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इंजरी. बॉडी मैकेनिक्स क्या होता है? मैं कहूँगी कि मैं बॉडी मैकेनिक्स यूज़ करती हूँ, मतलब कि मैं प्रॉपर पोस्चर, अलाइनमेंट एंड मूवमेंट्स यूज़ करती हूँ ताकि मेरी मसल्स पे कम से कम स्ट्रेन पड़े और इंजरी के चांसेस भी बहुत रिड्यूस हो जाएं. बॉडी मैकेनिक्स रेफर्स टू द यूज ऑफ प्रॉपर पोस्चर, अलाइनमेंट एंड मूवमेंट्स. पर्पस again to minimize the risk of injury, to minimize strain over muscles and to conserve energy. प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेज. जब वो पेशेंट को इधर लिफ्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके लिए भी, और पेशेंट भी इंजर्ड ना हो जाए तो पेशेंट के लिए भी. फिर ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लो. एल्डरली लेडी कैरी टिनी बेबीज प्रिकॉशियसली पास्ट मैनी स्टेयर्स बैकवर्ड. तो ये ट्रिक है. इनके जो इनिशियल्स हैं वो सारे इनिशियल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको याद करने के लिए सबसे पहले ई से एल्डरली, ई से इरेक्ट. हमेशा पोस्चर इरेक्ट होना चाहिए, बेंडिंग पोस्चर नहीं, स्लाउचिंग पोस्चर नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज लेडी. तो एल से लेडी, एल से लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स यूज़ करनी है हमने. ओनली देन जो स्ट्रेन होगा पूरी बॉडी पे वो कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम थाई मसल्स, थाइस को अगर जब हम कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं जो फोर्स है वो थाई मसल्स पर लगे, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट मसल. एंड दूसरा हम बैक मसल्स भी यूज़ कर लेते हैं.
तो सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स यूज करो बॉडी की। सी से कैरी, दैट इज क्लोजली। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं तो उसको अपनी बॉडी के एज क्लोज होल्ड करो, क्योंकि तब स्ट्रेन रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे दूर से नहीं पकड़ना, अपनी बॉडी के क्लोज लाकर उसको लिफ्ट करना है। सी से कैरी, सी से क्लोज। टी से टिनी, टी से ट्विस्टिंग। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो फेस भी उसी तरफ होना चाहिए। अगर मूवमेंट आ गया, मुंह पीछे नहीं करना, उसी डायरेक्शन में करना है, मतलब ट्विस्टिंग अवॉइड करनी है। बी से बेबी, बी से ब्रोडनिंग बेस। अपनी जो लेग्स हैं उनमें एटलीस्ट 4 to 6 इंच का गैप होना चाहिए, मतलब दो पैरों में 4 to 6 इंचेस का गैप होना चाहिए। तब क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहेगी, बैलेंस मेंटेन रहेगा, रिस्क ऑफ फॉल रिड्यूस हो जाएगा। टी से प्रिकॉशियसली, टी से क्या, पुश पुल स्लाइड और रोल एन ऑब्जेक्ट रेदर देन लिफ्टिंग इट। कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट को पुश कर लो, पुल कर लो, रोल कर लो, उसको उठाने से अच्छा ये है, ठीक है। अगर तुम्हें उठाना ही पड़ रहा है तो फिर क्या करो, पुश रेदर देन पुल। खींचने में ज़्यादा जोर लगता है, इससे अच्छा उसको धक्का मार के आगे कर लो। पुश रेदर देन पुल, आगे वाला पास्ट के पीछे क्या था, पुश रेदर देन पुलिंग। एम से है मैनी, एम से मैनेजेबल लोड्स की, उतना लोड उठाओ जितना तुम उठा सकते हो, उनको मैनेज कर लो, डिवाइड कर लो। नेक्स्ट इज स्टेयर्स, एस से स्टेयर्स, एस से सरफेस। जो चीज़ तुम उठा रहे हो उसका सरफेस ड्राई होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही अगर गीला होगा तो जो चीज़ है वो नीचे गिर सकती है, वो तुम्हें भी इंजर कर सकती है। एंड नेक्स्ट इज बी से बैकवर्ड्स, बी से बॉडी वेट, यूज बॉडी वेट एज अ फोर्स। तो ये ट्रिक याद कर लो, 10 के 10 प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे। एल्डरली लेडी कैरी टिनी बेबीज प्रिकॉशियसली, पास्ट मैनी स्टेयर्स बैकवर्ड्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट। पहले है सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन और लाइंग डाउन पोजीशन में हम कैसे अपनी बॉडी प्रॉपरली अलाइन रखेंगे। प्रॉपरली कैसे, प्रॉपर पोस्चर क्या होगा। फर्स्ट है सिटिंग पोजीशन में कैसे प्रॉपरली बॉडी अलाइन होगी। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, नो स्लाउचिंग। फिर इक्वल वेट ऑन बोथ बटक्स एंड अंडर सरफेस ऑफ थाइस, नॉट ऑन द बेस ऑफ स्पाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब तुम बैठे हो तो स्लाउचिंग पोजीशन में नहीं बैठना, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए एंड वेट बटक्स एंड अंडर सरफेस ऑफ थाई पे होना चाहिए, ना कि तुम्हारी लोअर बैक पर। नेक्स्ट है स्टैंडिंग पोजीशन। अगेन स्टैंडिंग पोजीशन में स्लाउचिंग नहीं, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए एंड देयर शुड बी अ 4 to 6 इंच डिस्टेंस बिटवीन बोथ फीट। अगेन वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस। फिर टोज फेसिंग फॉरवर्ड एंड स्लाइटली टोड आउट। जो नॉर्मल हमारा फुट की पोजीशन होती है, यहाँ तो कई बिल्कुल ही स्ट्रेट रखते हैं या बाहर रखते हैं, अंदर को नहीं होने चाहिए, उससे गिरने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में हम कैसे नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट इज लाइंग डाउन पोजीशन, हेड इन अलाइनमेंट टू बॉडी, नहीं तो सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी। हेड बॉडी के साथ अलाइनमेंट में होना चाहिए जब हम लेटे हुए। नॉर्मल बॉडी कर्व्स मेंटेन एंड रिब्स एलिवेटेड होने चाहिए, नहीं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू आ जाएगा। फिर है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट ड्यूरिंग मूवमेंट। ये तो हमने ये वाली कर ली, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लाइंग डाउन पोजीशन। अब हम मूवमेंट में कैसे। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। फर्स्ट इनहेंस द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। अगर हम नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट करेंगे ड्यूरिंग मूवमेंट तो उससे क्या होगा, हमारी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी। सेकंड, उससे क्या होगा, हमारी मसल्स पर स्ट्रेन, मसल्स एंड जॉइंट्स पर स्ट्रेन रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम चलते हुए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट करेंगे तो स्ट्रेन भी कम होगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट, एफिशिएंसी, कंजर्व एनर्जी, prevent injuries. Misalignment can lead to improper loading of muscles and joints, increasing the risk of injury. अगर चलते हुए हमने प्रॉपर पोस्चर मेंटेन किया तो इंजरीज भी रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रमोट ऑप्टिमल मसल एंगेजमेंट, सभी मसल अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, इनहांस बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, रिड्यूस स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड जॉइंट्स, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट, प्रिवेंट इंजरीज, प्रमोट ऑप्टिमल मसल एंगेजमेंट, मतलब कि कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट, एंड ये भी लिख सकते हो कि कंजर्व एनर्जी। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग मूवमेंट एंड अलाइनमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी मूवमेंट या अलाइनमेंट को अफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंटल फैक्टर, अगर किसी को ऐसे की डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर था, अगर कोई ड्वार्फिज्म वाले पर्सन होंगे तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होती है दैन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो पहला फैक्टर है डेवलपमेंटल, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो उसकी मूवमेंट्स बड़ी रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी वो पर्सन करेगा ही नहीं, उस पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है अगर कोई पर्सन इमोशनल इंस्टेबिलिटी के साथ डील कर रहा है। तो मेंटल हेल्थ भी हमारी मूवमेंट्स को अफेक्ट करती है। इन्वायरमेंट कैसे, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कोई इतनी फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद ही नहीं करेगा। अगर वही नॉर्मल बाहर टेम्परेचर है तो सभी कोशिश करते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज परफॉर्म करें। तो थर्ड फैक्टर इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फोर्थ इज वैल्यूज़, अगर कोई ऐसी की फैमिली है जहाँ पर रेदर देन इंडोर एंटरटेनमेंट्स लाइक टेलीविजन और वीडियो गेम्स, वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा इंकरेज करते हैं, तो उन केसेस में फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव होगी, मतलब मूवमेंट एंड अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगी। तो वैल्यूज़, उन पर्सन की वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड क्या है वो भी अफेक्ट करता है पर्सन की मूवमेंट एंड अलाइनमेंट को। नेक्स्ट इज फटीग एंड स्ट्रेस, वही अगर पर्सन स्ट्रेस में है
तो उस या थका हुआ है पर्सन, तो उस केस में उसकी फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। लाइफस्टाइल में तुम वैल्यूज़ वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो कि लाइफस्टाइल अगर उनकी ऐसी बनी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर कुछ किसी की ऑक्यूपेशन ऐसी है कि वो सारा दिन बैठे ही रहते हैं, तो उस केस में मूवमेंट एंड अलाइनमेंट ऑब्वियसली अफेक्टेड होंगी। तो कौन से देख ले? डेवलपमेंटल, मेंटल, एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल, वैल्यूज, फैटीग एंड स्ट्रेस। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन द बॉडी। अगर कोई पर्सन मूव कर ही नहीं रहा, कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ है, तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा? कार्डियोवैस्कुलर, कि अगर पर्सन मूवमेंट ही नहीं कर रहा, खाई जा रहा है, उसकी डाइट ऐसे की है, तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स लाइक अथीरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट ऐसे की प्रॉब्लम आ जाएंगी। रेस्पिरेटरी इश्यूज लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आगे भी फिर वो भागेगा जब, अगर वो बिल्कुल ही बहुत टाइम से इतनी उसने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की, अब अचानक से भागेगा तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स लाइक यूरिनरी रिटेंशन और इनकंटेनेंस ऐसी की प्रॉब्लम्स आएंगी। डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाएंगे। जो पर्सन बेड रिडन होते हैं उन केस में डाइजेस्टिव इश्यूज आते ही हैं, क्योंकि वो पर्सन कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही है। मस्कुलोस्केलेटल में तो आएगी। अगर पर्सन मूव ही नहीं कर रहा, तो उसकी मसल्स ने इतने टाइम से कुछ किया ही नहीं है, तो वो स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, जॉइंट्स में स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो मस्कुलोस्केलेटल वाली प्रॉब्लम हम पैरालाइज्ड पेशेंट्स में भी देखते हैं। नेक्स्ट इज स्किन में कैसे बेड रिडन पेशेंट है, बेड सोर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो जो एरिया बेड के साथ कंटेक्ट में है तो वहाँ पर सोर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक सिस्टम। ऑफ कोर्स अगर वो पर्सन मूवमेंट नहीं कर रहा बहुत टाइम से, तो उसका मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड रहेगा। मेंटल हेल्थ में भी आएंगे। जितना कोई पर्सन अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर रहा है, उसका मेंटल हेल्थ उतना ही अच्छा होगा। पर अगर पर्सन बैठा हुआ है, पैरालाइज्ड है, डिप्रेशन में है, तो तब उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेट, जितने भी सिस्टम है सभी में आ रहा है कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, डाइजेस्टिव, मस्कुलोस्केलेटल, स्किन, मेटाबॉलिक एंड मेंटल हेल्थ। नाउ नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर पेशेंट विद इमोबिलिटी। हम क्या कर सकते हैं अगर पेशेंट इमोबाइल है? तो असिस्टिंग पेशेंट इन ROM एक्सरसाइजेस, ये तो हमारा फर्स्ट कर्तव्य है कि हम पेशेंट्स को ROM में एनकरेज करें और असिस्ट करें। चेंजिंग पोजीशन ऑफ पेशेंट ऑन बेड, अगर ROM भी बहुत, दूसरा हम काम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट की हम पोजीशन चेंज करते रहें टाइम टू टाइम, जिससे जो इमोबिलिटी का इफेक्ट है वो स्किन में थोड़ा रिड्यूस हो जाए। फिर प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट एंड असिस्टिव डिवाइसेस लाइक गेट बेल्ट्स, ट्रांसफर चेयर्स, फ्रिक्शन रिड्यूसिंग शीट्स, ऐसे की चीज़ें हम पेशेंट को प्रोवाइड करें अगर बेड रिडन है तो। इंश्योरिंग सेफ पेशेंट हैंडलिंग एंड मूवमेंट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर उसको लिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो खुद भी और पेशेंट को भी सिखाएं कि वो कैसे बॉडी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल यूज़ करें। हेल्पिंग पेशेंट टू एम्बुलेटरी एड्स वो यूज़ करें, उसमें उसको असिस्ट करें, हेल्प करें। टर्निंग द पेशेंट इन बेड, वही चेंजिंग पोजीशन ऑफ पेशेंट ऑन बेड और टर्निंग द पेशेंट इन बेड, ये भी सेम है। तो हम ROM एक्सरसाइजेस करवाएंगे। अगर पेशेंट को वहाँ पर ही उनकी पोजीशन चेंज कराते रहेंगे, एम्बुलेटरी एड्स या अदर असिस्टिव डिवाइसेस, गेट बेल्ट्स, ट्रांसफर चेयर्स, फ्रिक्शन रिड्यूसिंग शीट्स, ये प्रोवाइड करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे। सेफ पेशेंट हैंडलिंग एंड मूवमेंट। अदर हम और क्या कर सकते हैं? प्रोवाइडिंग सेफ्टी डिवाइसेस एंड कंफर्ट डिवाइसेस टू पेशेंट, फॉर एग्जांपल ट्रोकेंटर रोल, फुट बोर्ड, फुट ब्लॉक्स एक्सेट्रा। ये भी खत्म। अब नेक्स्ट है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये सभी को पता ही है, इसमें सिर्फ वीडियो देख लो। दिस इज abduction, adduction, circumduction, flexion, extension, hyperextension, rotation, opposition, dorsum flexion, plantar flexion, inversion, eversion। अब हम नेक्स्ट करते हैं केयर ऑफ पेशेंट विद कास्ट एंड स्प्लिंट्स। जब पेशेंट्स को फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उनको जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, दीज आर नोन एज कास्ट एंड स्प्लिंट्स, तो उनको ये लगा देते हैं ताकि उस लिम्ब, उस पर्टिकुलर पार्ट को इमोबिलाइज कर सके, क्योंकि बोन हील हो जाए, उनकी बोन जो टूटी हुई बोन है उसके बोथ एंड्स प्रॉपर अलाइनमेंट में रहे और बोन ईजिली हील हो जाए, तो इस काम के लिए हम ये लगाते हैं। तो है क्या? कास्ट एंड स्प्लिंट्स आर द हार्ड रैप्स यूज टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इंजर्ड बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज। They promote healing by holding the broken ends together as straight as possible. केयर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इनिशियल केयर में आता है, हम क्या करेंगे? मॉनिटर फॉर स्वेलिंग, encourage elevation of the affected limb above heart level, example with pillows, for the first 24 to 48 hours to reduce swelling. Check for tightness. इनिशियल केयर, अभी अभी हमने कास्ट एंड स्प्लिंट्स लगाई हैं, तो इनिशियली हम क्या करेंगे? स्वेलिंग वगैरह चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अगर स्वेलिंग के चांसेस हैं तो हम क्या करेंगे? उस लिम्ब को हार्ट लेवल से ऊपर रेज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पिलोस, ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए। एंड दूसरा, अभी अभी कास्ट एंड स्प्लिंट्स लगाई हैं तो हम चेक करेंगे टाइट तो नहीं है, टाइटनेस चेक करेंगे, अदरवाइज ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो जाएगी, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट इज इनिशियल केयर के बाद हम करेंगे न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट। उसमें हम क्या करेंगे, कलर चेक करेंगे, पैलर और साइनोसिस। अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हुई तो ये दो कलर अपेयर होंगे। टेम्परेचर चेक करेंगे, अगर कूल इफ द लिम्ब इज कूल टू टच, इसका मतलब क्या है, ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है। कलर भी चेक करेंगे, टेम्परेचर भी चेक करेंगे। अगर ये दोनों अब नॉर्मल है तो ये सीधा सीधा बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि यहाँ तो जो हमने कास्ट या स्प्लिंट लगाया है वो बहुत टाइट है। कैपिलरी रिफिल, इंश्योर रिफिल अकर्स विद इन 2 सेकेंड्स। हम उसका फॉर एग्जाम्पल फिंगर है उसको जोर से प्रेस करेंगे 2 सेकेंड्स तक, थोड़े टाइम तक प्रेस करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर वहाँ पर दोबारा रेडनेस आनी चाहिए। अगर नहीं आई, इस ये भी यही चीज़ इंडिकेट करती है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है, या मतलब वही कि कास्ट या स्प्लिंट टाइट है। सेंसेशन, आस्क इफ द पेशेंट फील्स नंबनेस और टिंगलिंग। मूवमेंट चेक करेंगे, असेस द एबिलिटी टू विगल फिंगर्स और टोस। तो हमने कलर, टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल, सेंसेशन एंड मूवमेंट चेक की इन न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट। फिर हम करेंगे स्किन केयर। अब प्रिवेंट इरिटेशन, अवॉइड inserting objects under the cast to scratch, use a hair dryer on a cool setting for itch relief. Inspect for pressure source, check for red or sore areas around the edges of the cast, pad rough edges with soft material। तो ये हम स्किन केयर में करेंगे। इरिटेशन प्रिवेंट करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट इचिंग करने के लिए यूज़ नहीं करना। इसके अलावा हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ प्रेशर सोर्स इंस्पेक्ट करेंगे, अगर जो कास्ट के एजेस है वो रफ है तो उनको हम सॉफ्ट मटेरियल से पैड कर देंगे ताकि स्किन इरिटेशन ना हो। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने स्किन केयर भी कर दिया, पेन मैनेजमेंट करेंगे। अगर पेशेंट को पेन हो रही है तो एलिवेट, कीप द लिम्ब एलिवेटेड टू रिड्यूस पेन कॉस्ड बाय स्वेलिंग। मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, एनाल्जेसिक्स। फिर हाइजीन में कीप ड्राई, प्रोटेक्ट द कास्ट और स्प्लिंट फ्रॉम वाटर, अदरवाइज अंदर रैशेस वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यूज प्लास्टिक कवरिंग्स ड्यूरिंग बेदिंग। नेक्स्ट, अवॉइड कंटेमिनेशन, कीप द कास्ट क्लीन एंड फ्री ऑफ डेब्रिस। तो हमने क्या किया, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या थी, पहले इनिशियल केयर हमने की, अभी कास्ट स्प्लिंट लगा ही है तो हमने स्वेलिंग मॉनिटर की, टाइटनेस देखी। फिर हमने न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट की जिसमें हमने कलर, टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल, सेंसेशन एंड मूवमेंट देखी। फिर हमने स्किन केयर किया जिसमें हमने इरिटेशन प्रिवेंट करने की कोशिश की और प्रेशर सोर्स इंस्पेक्ट किए। फिर हमने पेन मैनेजमेंट की, मेडिकेशंस देकर हाइजीन मेंटेन किया, कीप बाय कीपिंग द कास्ट ड्राई एंड अवॉइडिंग कंटेमिनेशन।